अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज वी ऑल नो, गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों पर झड़पें ऑन एंड ऑफ जारी थी। मीनवाइल पाक फौज फितना ख्वारिज फितना हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रखे हुए थी। आज भी मोहम्मद में कामयाब कार्रवाई करते हुए 45 से 50 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। मीनवाइल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर के अभी मजीद 24 घंटे बाकी हैं। क्या ये सस्टेन कर पाएगी और किसी मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ बात और सूरत हाल जाएगी, या फिर ये सीज फायर महज एक टाइम बाइंग टैक्टिक है ताकि किसी घिनौनी साजिश को सरअंजाम दिया जा सके? इस पर सलीम बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट हुई थी। एक इंतहा पसंद जमात की जानिब से लाहौर के बेशतर इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे और एहतजाज किए जा रहे थे, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर समेत 5 अफराद उनकी जान चली गई है। क्या मकासद थे, क्या हासिल हुआ, क्यों किया गया, ये सब पसे पर्दा क्या कहानी है, बुखारी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट सियासी सूरत हाल पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ये गिला कर रहे हैं कि उनको खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा, जबकि बानी तहरीक इंसाफ ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनको पैरोल पर रिहा कर दिया जाए तो वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल कर देंगे। इन तमाम इश्यूज पर डिटेल बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं बुखारी साहब। बुखारी साहब, अभी सीज फायर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजीद 24 घंटे बाकी है। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगी और संजीदा एफर्ट थी, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये खदशा लाहक है कि ये सीज फायर महज एक टाइम बाइंग टैक्टिक थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जंगबंदी अगर मुस्तकिल हो जाती है या मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेती है तो अफगानिस्तान के हक में बेहतर होगा जी। यानी मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि अगर वो बिहेव नहीं करेंगे, अगर वो हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं अब उनको। ये तो मेरे ख्याल से रिजॉल्व अब हुकूमत ने कर लिया है। हुकूमत ने भी और अस्करी क़यादत हमारी ने भी मिल बैठ के, बहुत हो गया ना, 40 साल से हम ब्लीड कर रहे हैं। मैं ये तफसील में बाद में बयान करूँगा। मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा वक्त था जब कालदम तंजीमें दुनिया भर की जो है, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने कालदम करार दिया, जिन्हें अमेरिका ने टेररिस्ट करार दिया, कभी ये अफगानिस्तान में नहीं होती थी। अफगानिस्तान तो उनके लिए सेफ हेवन्स, ये इस्तेलाह मैंने और आपने थोड़ी ईजाद की थी जी। ये तो यूनाइटेड नेशन के अंदर वहाँ की हुकूमतों ने और पूरे वेस्ट ने कहा कि दिस इज़ ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम कह रहे हैं तो हम उस सच को रीनरेट कर रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते बस कर दिया, अब एनफ इज एनफ। हम ही तो आपके इस खित्ते में दोस्त रह गए हैं जी, हम ही से आपने मत्था लगा लिया, तो अब जाएंगे कहाँ? बिल्कुल वसीद बुखारी साहब, आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के बाद अफगानिस्तान जो है वो मजीद आइसोलेट हो जाएगा पूरी दुनिया में? देखिए, आइसोलेट तो वो पहले ही हैं जी, बिल्कुल। अभी तक इस रजीम को मतलब सिवाय 1 या 2 के, जिनमें सऊदी अरबिया शामिल है शायद, और किसी ने तस्लीम नहीं किया है। तो अभी तो उनकी अपनी हुकूमत को लेजिटिमेसी चाहिए जी, हत्ता कि हमने भी नहीं किया है। और दो हमारी एम्बेसी वहाँ मौजूद है जो कि पहले से थी, लेकिन अभी उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी जो है उसको साबित करना है। हैविंग सेड दैट, ये मैंने जैसे कह दिया कि ये जंगबंदी अगर मुस्तकिल होती है तो इससे अफगानिस्तान का फ़ायदा होगा। और हम उनसे कोई ऐसे मुतालबात नहीं कर रहे हैं जो उनके कौमी मुफाद के ख़िलाफ़ हों। हम जो मुतालबात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को वहाँ से ख़त्म कर दें, खुद काबुल गवर्नमेंट के हक़ में है। इसलिए कि दाइश और TTP और दीगर बहुत सारी जमातें अगर वहाँ मौजूद रहेंगी तो एक दिन काबुल गवर्नमेंट के लिए भी खतरा बनेगी। जी। बुखारी साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बातों से और ISPR के जो बयान हमारे सामने है, मौक़िफ़ बहुत ही क्लियर और वाज़ेह है कि पाकिस्तान सीज़ फायर, परमानेंट सीज़ फायर सिर्फ एक बुनियाद पर करेगा कि अगर अफगानिस्तान इस बात पर आमादा हो जाता है कि मजीद सेफ हेवन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि TTP के जो लिंक्स हैं अफगान तालिबान के साथ वो बहुत गहरे हैं। आपको लगता है कि इस इशू पर अगेन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात उनकी सुनी जाएगी? तो आपने जाएगी? बिल्कुल दुरुस्त कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। एनफ इज़ एनफ, मतलब है उस तरफ इशारा उन्होंने किया है। और वो कहते हैं कि अगर आपका ख्याल ये है कि आप ये वक्त गेन करके 48 घंटे का और कोई बड़ी कार्रवाई कर पाएंगे या कोई और वतीरा इख्तियार करेंगे तो इस गलत फहमी में आप मत रहिए। अगर आपने बिहेव ना किया तो मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि इट मीन्स पाकिस्तान विल पनिश देम। ठीक है जी। अब जो आपने कहा कि लिंकेज उनके मौजूद हैं, उसकी तफसील थोड़ी सी बयान करने की ज़रूरत भी है। और मैंने पहले शुरू में कहा भी था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जो कुछ हो रहा है इस हवाले से उस पर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी के बावजूद मकामी तौर पर फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं जी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि महमद के अंदर जो होने वाला ऑपरेशन था उसमें 45 नहीं बल्कि 50 के करीब दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है। और ये सारे ऑपरेशन जो है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इंटेलिजेंस बेस्ड है जी।
ٹھیک ہے. لہذا پرسائز اٹیک ہو رہے ہیں, کسی سویلین پاپولیشن کو اٹیک نہیں کیا جا رہا, حتیٰ کہ جو ہم نے آپریشن افغانستان کے اندر جا کے کیے ہیں کابل اور قندھار میں, وہ بھی پرسائز ٹارگٹس جو ہیں وہ ہم نے ہٹ کیے ہیں, کوئی سویلین کیجلٹی اس میں نہیں ہوئی ہے. آگے چلیے جناب. اس سے قبل جو کچھ ہوا اس آپریشن سے پہلے وزیرستان کے علاقے سپن وام میں ایک آپریشن کے دوران 18 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا. جنوبی وزیرستان میں 8 دہشت گرد ہلاک کیے گئے. میں آپ کو پچھلے 24 گھنٹے کی واردات بتا رہا ہوں. اچھا جی, بنو میں ایک آپریشن میں 8 جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی جہنم حاصل کیا گیا. تو جو ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا, جو فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ اگری کیا تھا, ایکشن پلان اور نو ایکشن پلان, نو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس فار دیز ٹیررسٹ اینی ویئر ان پاکستان, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ریزالو میں کہیں کمی نہیں آئی ہے بلکہ تیزی آئی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. وہ یہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے ان ٹیررسٹ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. وہ وہاں اسلحے کا حصول بھی کر رہے ہیں, وہاں انہیں فارن فنڈنگ بھی آ رہی ہے, وہاں انہیں ان کے نزدیک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات افغان حکومت کو اب سمجھ لینی چاہیے. ہم تو افغان حکومت اب کہتے نہیں, ہم تو کہتے ہیں افغان رجیم. افغان رجیم کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کابل کو اور افغانستان کو اب دہشت گردوں کے لیے سیف ہیونز نہیں بننے دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیے جناب. اب آ جائیں اقوام متحدہ کی طرف. اقوام متحدہ میں ایک 36ویں رپورٹ پیش کی ہے وہاں کی, جو فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا اس نے. جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے اس کے بعد مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ہمیں اپنا یہ بیانیہ کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے کہیں جا کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. لیجیٹیمائز ہو جاتی ہیں پاکستان جو کر رہا ہے کارروائی. ایبسولوٹلی. یہ لیجیٹیمائز کیوں ہے؟ یہ رپورٹ پیش ہوئی تھی 24 جولائی کو. اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور پورا پول کھول کے رکھ دیا انہوں نے افغان رجیم کا بھی, اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کے بعد پھر کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں تھی. میں چند چیدہ پوائنٹ اگر آپ اجازت دیں گی تو وہ میں آپ کو بیان کروں. افغانستان کے حکام دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. یہ دہشت گرد وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے, صرف ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ کیا کون رہا ہے؟ یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ. دوسری ہے افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی کا تعلق زیادہ تر عرب نژاد جنگجوؤں سے ہے. یہ وہی جنگجو ہیں جنہوں نے ماضی میں طالبان کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی سوویت یونین کے خلاف. ان کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جنگجو افغانستان کے 6 صوبوں غزنی, ہلمز, قندھار, کنڑ, ارزگان اور زابل میں پھیلے ہوئے ہیں, اور وہاں کھلم کھلا وہ آپریٹ کرتے ہیں, مشقیں بھی کرتے ہیں, ٹریننگ بھی کرتے ہیں, اسلحے کی نمائش بھی کرتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ 3 نئے تربیتی مراکز میں القاعدہ اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے. یونائیٹڈ نیشن کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ہماری زبان نہیں بول رہے وہ. آگے جی کہ TTP فتنہ الخوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو ہیں موجود ہیں. فتنہ الخوارج کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے. حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے کہ ان کے پاس ایسا اسلحہ بھی ہے جو پاکستان کے مسلح افواج کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ نیٹو فورسز چھوڑا, سوویت یونین نے جو چھوڑا. دو پوائنٹ اور رہ گئے جی کہ گزشتہ سال سلامتی کونسل میں پیش کی گئی اقوام متحدہ داعش, القاعدہ اور TTP سے متعلق جائزہ رپورٹ میں بھی فتنہ الخوارج کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP افغانستان کا سب سے بڑا دہشت گرد گروپ قرار دیا گیا تھا. ناٹ ان دس رپورٹ, ایون ان دا پاسٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جسے افغان طالبان اور القاعدہ دہشت گرد نیٹ ورک کے دھڑوں کی جانب سے آپریشنل اور لاجسٹک سپورٹ حاصل ہے. آپ مجھے بتائیے اس رپورٹ کی فائنڈنگ کے بعد پاکستان کو اپنا موقف کہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخار صاحب, پہلے پاکستان کا یہ ایشو رہا, ہمیشہ سے یہ شکایت رہی کہ سیف ہیون پرووائڈ کی جا رہی ہے, لیکن اب جس طرح سے پاکستان ان کے ہر حملے کو ناکام بنا رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان ان گروپس کو استعمال کر کے, کیونکہ فوجی محاذ پر وہ پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, تو ان دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کر کے پراپرلی باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر دہشت گردی میں شامل ہو جائے گا؟ دیکھیے, میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں نا جی. میں نے ایران کی جو وار ہے, گلف وار عراق کے ساتھ, وہ میں نے لائیو کور کی ہوئی ہے. اس وقت میں مسلم اخبار میں ہوتا تھا تب, اور بڑی 8 کالم کی ہیڈ لائنز بھی چھپی تھی. سو مجھے یہ فیل ہے کہ یہ جنگ, اس میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟
देखिए पहली बात तो यह है कि ये टीटीपी का, दाइश का और अफगान रजीम का जो गठजोड़ है उसको तो एक तरफ रखिए आप। जी ये जो हमारे बदतरीन दुश्मन के साथ फ्लर्टेशन हो रही है आजकल, अमीर मुत्तकी साहब जो हैं वो जाके तशरीफ रखते हैं दिल्ली के अंदर, और जो वो जो शंकर साहब जो हैं वज़ीर ख़ारजा उनके साथ बैठ के, और अजीत डोवल के साथ बैठ के जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, उसके लिए भी अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमारे लिए अब ये डबल एज वेपन है, एक हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहे हैं, दूसरा हमारे बदतरीन दुश्मन के साथ मिलके सोशल मीडिया पर और भारतीय मीडिया के ऊपर जाली प्रोपेगेंडा हो रहा है। ऐसी घटिया हरकत की जा रही हैं कि देखें हमारे पास रूसी टैंक वो A55 जो है वो है ही नहीं जी, जिसकी वो वीडियो चला अपना रहे ही हैं। टैंक जो है जो रूसी छोड़ के गए थे उसको दिखा के कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से ये टैंक कब्जे में लिया है। ओ बाबा, हमारी फौज के तो आप मीलों करीब नहीं आए हैं, आप तो सिर्फ गोलियों की आवाज सुन के आगे आगे भागते रहे हैं। इतनी वीडियोज हैं, मुझे तो वैसे शर्म भी आती है कहते हुए कि वो जिनको हम समझते थे कि बड़े दिल गुर्दे के लोग हैं, बड़े बहादुर, बड़े जंगजू हैं, जिस तरह मैंने उनको भागते हुए देखा है, जिस तरह उनकी दुड़के पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं जो लगती हुई देखी हैं, वो अल्लाह ताला बस रहम करे उनके ऊपर। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब हमने फैसला कर लिया है कि इनके साथ मज़ीद मोहब्बत नहीं बढ़ाई जा सकती अनलेस दे बिहेव। जी पहले हमने वागा के ज़रिए होने वाली ट्रांजिट ट्रेड थी उसको बंद किया, आज तक वो अपने जख्म चाट रहे हैं। जी सबसे बड़ा सोर्स उनको जो था वो था कराची से अफगान ट्रांजिट, जो एरियल और बहरी जहाज़ों से आती थी, पाबंदी लगा दी हमने वहाँ। जी, कंटेनर के कंटेनर आप भी यही बात कर रहे थे जी, मैं शौकत यूसुफ से यही बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान जो है वो ये ट्रेड रोक देता है। और खासा आई वाज वाचिंग द वीडियोस के जहाँ पर अफगान शहरी सिर्फ 1-2 दिन के ट्रेड बंद होने से वो तरलों पर आए हुए थे कि ट्रेड खोल दें, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए वो होता ये है कि जब क़यादत ग्राउंड रियलिटी से कट जाती है जी, जब वो अपने एहसान करने वाले को भूल जाती है तो फिर यही होता है। अभी आप देख लीजिए, एक अमेरिका से बड़ी कुव्वत कोई है, नेटो से बड़ी कोई फोर्सेस हैं, हमने सलाला का रूट सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद किया था, चीखें निकल गई थी अमेरिकन की और नेटो की, तरलों पर उतर आए थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा ये सड़क जो हमने ख़राब की है अपनी कंटेनर ले जाके ये हम सारी आपको दोबारा बना देते हैं, खुदा के लिए रूट खोल दें। जी अभी आपने देखा हाल ही में चंद दिनों के लिए बॉर्डर बंद हुआ था तो क्या हुआ था कि जी हमारे फल गल सड़ गए हैं जी, हमारी तबाही हो गई है जी, अल्लाह के वास्ते खोल दें जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सज़ा तो उनको अब मिलनी है, इसके ऊपर तो आप छोड़ दें कि इनके साथ कोई रियायत होगी। जी अब आ जाइए जनाब, आपके फेवरेट बानी जो है जी, उन्होंने एक बयान दाग दिया, जरा बता दें आप नाज़रीन को ताकि मैं जी बानी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पैरोल पे अगर रिहा कर दें तो मैं अफगानिस्तान का मसला जो है वो फौरन हल करा दूंगा। खासा आपको लगता है कि उनके अंदर वाकई कैपेसिटी है जैसा वो दावा कर रहे हैं? वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अगर रिहा होकर ये मसला हल कराने जाएंगे तो अफगानिस्तान की इतनी मदद करेंगे कि जो इस वक्त हमने नकेल उनको डाली हुई है वो हमारे खिलाफ उनको इतना पुरकुव्वत बना के खड़ा कर देंगे। अरे भाई खुदा के लिए, ये वही तो तालिबान है ना जिनके बारे में आपका नाम तालिबान खान पड़ा था, ये वही तालिबान है ना जो आपके दौरे हुकूमत में भी जब आप प्राइम मिनिस्टर थे बाज नहीं आए थे। KPK में आपकी हुकूमत थी जब APS हुआ था, किन्होंने किया था? बागराम से लोग आए थे, कौन आए थे? मुखर्जी साहब इन्हीं के दौर में शायद गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्तेलाह भी जो है वो इस्तेमाल होने लगी थी। अब आपको लगता है कि वाकई इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन हो सकती है? देखिए, अब गुड तालिबान हो या बैड तालिबान हो, हमारे लिए वो अब दुश्मन है एज ऑफ टुडे। कल को वो बिहेव करें, सारी अपनी बिद्दतें छोड़ दें और इंसानों की तरह बिहेव करें तो शायद फिर हमारे भाई बन जाए। हम तो बड़े दिल के लोग हैं ना, हमने तो माफ़ करने में भी मज़ा आता है। लेकिन अगर वो अपनी ये बिद्दतें जारी रखते हैं, अगर वो अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते, अगर वो समझते हैं कि उनको भारत बचाने के लिए आएगा, मुझे तो इस बात पे बहुत अफसोस है कि सिर्फ चंद महीने पहले जो दुर्गत हमने बनाई थी हिंदुस्तान की वो ही भूल गए वो। जी बुखारी साहब, रिसेंटली हमने सऊदी अरब के साथ एक मुआहिदा किया था कि किसी एक पर भी अटैक होगा तो वो दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और सऊदी अरब की जानिब से कोई चुप साधे हुए। अब आपने ना मेरी दुखती रग छेड़ दी है। मेरे ख्याल से आपको पता है कि मुझे कहाँ से तपाना होता है और कैसे प्रोवोक करना होता है। जी बिल्कुल ठीक है, उस मुआहिदे की एक शिक ने पाकिस्तानियों को खुश कर दिया था। जी बिल्कुल, और वो शिक ये थी कि अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो हम समझेंगे हम पर हुआ है, अगर हम पर हमला होगा तो सऊदी अरब समझेगा कि हमला हम पर हुआ है। लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा शॉकिंग खबर कोई नहीं है कि ये जो कुछ अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है, जिस तरह अफ़गानिस्तान ने हम पर हमले किए हैं, इसके जवाब में एक प्रेस स्टेटमेंट आया था फॉरेन ऑफिस का सऊदी अरब का कि हम दोनों पार्टियों से दरख्वास्त करते हैं कि वो तहम्मुल से काम लें। अगर उस दफाई मुआहिदा का मकसद ये था
तो फिर वो ना ही होता तो बेहतर था मेरे ख्याल से। इस पर मैं मज़ीद कमेंट करूंगा तो बात जो है वो हद से बढ़ जाएगी। हमें इससे ज़्यादा की तवक्कात है। अगर हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हमने हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और वहाँ जो भी हुकूमत है या हुक्मरान है वो हमारे लिए काबिल एहतराम, हम उनके लिए अपनी जानें भी देंगे, तो हमारी भी कोई तवक्कात तो हो सकती है ना। जी मुखर साहब, डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी शौक है जगह ख़त्म करवाने का, अमन करवाने का। वो कह भी रहे थे कि वो वापस आकर इस इशू को देखेंगे। वैसे उनकी तरफ से आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इस मामले को सेटल डाउन करने के लिए कुछ किया जाए? देखिए, अगर तो मैं गजा के मॉडल को सामने रखूं तो वो पहले मुसलमानों की तबाही होने देंगे और जब वो बिल्कुल सिस्कियां ले रहे होंगे तो फिर उनको अमन भी याद आ जाता है और जंगबंदी भी याद आ जाती है। यही कुछ हो रहा है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है। इतने सालों से जंग कहाँ था अमेरिका, अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी आए हुए साल होने वाला है। क्या हुआ? वो जंग तो नहीं बंद हुई जी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ उनका अपना मफाद होता है वहाँ वो जंग बंद करवा देते हैं। मैं इसकी मिसालें अगर आपको अब देने बैठूंगा तो पूरा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन अमेरिका is served by its own interest. That's it. They are nobody's friend. लेकिन मुखर साहब, उनका इंटरेस्ट है भी यहाँ पर। बगराम एयरबेस की बात हुई, फिर ये भी बात हुई कि दोनों मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स तो हम नहीं देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बागराम के ऊपर अफगान रजीम का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया था कि हम अब अफगानिस्तान की सरजमीन किसी को नहीं देंगे जी। अगर किसी का ख्याल है ये कि वो बागराम एयरपोर्ट हम ले देंगे उन्हें, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ ए मिसनोमर जी। हम तो अपने मामलात पहले सेट करेंगे ना, हम किसी के लिए क्या लेके देंगे? हमारी तो अपनी सरहदें गैर महफूज है ना, हमें तो पहले उनको महफूज बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ट्रम्प साहब जल्दी में नहीं है, वो जल्दी मुसलमानों के मामला जल्दी हल नहीं कराते। वो 10 साल तक चली गल्फ वॉर के, नहीं इरान और इराक के बीच जी कुछ किया था उन्होंने जी। तो कहने का मतलब ये दूसरी जंग लगी ईरान के साथ इसराइल की, तो किसका साथ दिया उन्होंने? इसराइल का। F-35 जो है किसने उड़ाए? किसने 29 घंटे की फ़्लाइट करवाई और ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया? कामयाब हुए कि नहीं हुए, ये तारीख के पन्नों पे लिखा गया है। ये आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा कि कितना कामयाब हुआ था वो ऑपरेशन उनका जो है। मुखर साहब, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर इस टाइम वहाँ जो क्लैशेस हैं वो सबको पता है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें जो है वो फुल एक्टिव हैं। एट द सेम टाइम इंडिया की तरफ से हमें जो है वो काफ़ी थ्रेट्स हैं और वो शायद उनके लिए तो इससे सुनहरी मौका कोई होगा ही नहीं कि पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से वल्नरेबल है। तो क्या तीनों फ्रंट्स पर अगर अटैक होता है पाकिस्तान पर, क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी सलाहियत है कि तीनों फ्रंट्स पर एट वंस जो है वो हम काउंटर कर सकें? एब्सोल्युटली। अगर आप मुझसे पूछें ईमानदारी से तो हम इन तीनों फ्रंट के ऊपर ऑलरेडी वॉर लड़ रहे हैं जी। मई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। हिंदुस्तान को हमने दंदान शिकन जवाब ना दिया होता अगर, तो उसने कोई बात थोड़ी आना था। अब वो क्या कर रहा है? उसको पता है कि मैनू तो पैनी है मार, जिसने पहले पड़ी थी, लिहाजा मैं इनको प्रॉक्सिस के थ्रू और इनके दूसरे पड़ोसी मुल्कों के थ्रू ब्लीड कराने की कोशिश करूं। उन्होंने चाबहार के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो ईरान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए थी ना, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। वो तो कुदरत ने ऐसा तमाशा लगा दिया है कि अब वहाँ उनकी दाल गलती नज़र नहीं आती। तो हमारे हर दुश्मन को या जिससे भी हमारी दुश्मनी बन रही है उसको वो सपोर्ट करेगा, उसको वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, असला देगा, तरबियत देगा, दुनिया जहान में उनको ट्रैवलिंग के लिए फैसिलिटेट करेगा। ये तो उसकी पुरानी बिदत है, ये तो इंडियंस आर नोन फॉर इट। उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को स्पॉन्सर करने की जिम्मेदारी तो अब इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड है। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरीके से सिख खालिस्तान मूवमेंट के सिख लीडर का कत्ल किया, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया वो जो अपने पीस फॉर सिख फॉर पीस मूवमेंट जो है उसके ऊपर, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कार्रवाई करने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने बरतानिया में कार्रवाई करने की कोशिश की, वो एक्सपोज्ड है। अब हिंदुस्तान के लिए अब हमें ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये इंटरनेशनल टेररिज्म के जिम्मेदार है। बिल्कुल, जिस तरह से आइसोलेट हो रहे हैं वो तो पूरी दुनिया के सामने है। बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है कि अफगान मुहाजिरीन का इनखला कितना ज़रूरी हो गया है? देखिए, हम पहले भी इसके बारे में सीरियस थे जी। पहले भी हमारे पास इररिफ्यूटेबल सबूत हैं कि ये जो मकामी तालिबान रह रहे हैं इन द गार्ब ऑफ अफगान रेफ्यूजीज और इवन अदरवाइज, दे आर इंस्ट्रूमेंटल टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू ऑल दीज एलिमेंट्स जो बाहर से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं। तो उनसे हमें खैर की तो कोई तवक्को नहीं। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ये पिछले कुछ दिनों से पंजाब में और फिर लाहौर शहर में जो दंगा फसाद हो रहा है, आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। बुखारी साहब, क्या मकसद था, क्या हासिल किया जिस जमात ने, इंतहा पसंद जमात ने ये सब कुछ किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस मकसद का उन्होंने बयान किया था या जो बयानिया था उनका कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं जी इस्लामाबाद जी, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ गजा में जी। यानी पूरी दुनिया जो है वो जश्न मना रही है कि चलो कत्ल व गारत ख़त्म हुई। खुद गज़ा के जो बासी हैं, गज़ा के जो लोग हैं, जो बच्चे, वो डांस कर रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। आप चलें एहतजाज करने के लिए। 2 साल तक आप पता नहीं कहाँ थे, कौन सी दुनिया में रहते थे, आपको 2 साल तो याद नहीं आ, जब वहाँ खून की नदियाँ बह रही थी। अचानक फिर आपने एहतजाज कहाँ करना है? आपने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाना है, फिर वहाँ जाके आपने अमेरिकन एम्बेसी के खिलाफ एहतजाज करना है। क्यों भाई? जब रेड जोन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जाने देते, आपको पता ना डी चौक के अंदर क्या फसाद मचता है। पीटीआई के साथ यही तो था कि दे वांटेड टू गो इनटू द रेड जोन, नहीं जाने दिया उनको। हर दफा नहीं कोशिश की उन्होंने, लेकिन नहीं जाने दिया। तो आपको कैसे जाने देते? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गुफ्तगू हमने अभी सुनी 3 फेडरल मिनिस्टर जो टीवी पे बोल रहे थे जी, उसके नतीजे में मुझे ये इदराक हासिल हुआ कि ये कतन गजा था ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव ही और था। और वो जो कहते हैं ना कि जी हम मुज़ाकरात के लिए इंतज़ार करते रहे, मोहसिन नकवी ने कहा कि एक दफ़ा नहीं, मुज़ाकरात के कई राउंड हुए, हत्ता के ऑपरेशन से आधा घंटा पहले तक भी उनके साथ बातचीत होती रही। जो सरकारी एहलकार और जो हुकूमत के जो एहलकार थे वो उनसे मुज़ाकरात करते रहे कि आप वापस चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ, बिल्कुल आप कहीं जाके एहतजाज कर लें मजमे की सूरत में, आप ये सफ़र जो इख्तियार आपने किया हुआ ये छोड़ दें। उन्होंने एक नहीं मानी। वो कहते हैं हमसे मुतालबे क्या कर रहे थे वो, उन्होंने हमें लिस्टें दी कि फ़लाँ टेररिस्ट फ़लाँ जेल में इसको रिहा करें। मोहसिन नकवी ने नाम ले के बताया भाई सबको। उन्हें कहा इनका तो एजेंडा वो था ही नहीं, गजा तो एजेंडा था ही नहीं, अपने सियासी मकासद एजेंडा थे। तो इनका अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो थे जी। दूसरी बात यह है कि बुखारी साहब, हमने ये भी देखा कि जिस तरह से अब जो सूरत हाल क्रिएट हुई, इसके बाद पंजाब हुकूमत ने इनको बैन करने पर पाबंदी लगाने की बात कर दी है। एक्शन तो बेपनाह हुए हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ। एक आखिरी जुमला मैं इस हवाले से कह दूँ। आप कहते हैं कि हम पुरअमन वो करने जा रहे थे, आपने गन पॉइंट्स पर लोगों की गाड़ियाँ छीनी जी, अपने जुलूस में शामिल किया। पुलिस वाले जिनको मार मार के आपने वार्ड भर दिए हैं, 215 के करीब पुलिस वाले जख्मी हुए, और एक इंस्पेक्टर को आपने कितनी, कोई कहता है 20 गोलियां, पता नहीं 21 गोलियां मार दी आपने और उसको शहीद कर दिया। आप हैं कौन सी दुनिया में? क्या समझते हैं आप अपने आप को? तो एक तो मेरा ख्याल ये है कि टीएलपी ने वो जो एक ज़रबुल मिसल ना, आ बैल मुझे मार, ये इन्होंने खुद से माहौल क्रिएट किया गया कि इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए। लिहाजा वो मोहसिन नकवी ठीक कहते हैं कि हमने सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लिया है जो पुरतशद्दुद थे, और किसी के खिलाफ कोई, ना किसी राहगीर के खिलाफ, ना किसी गुजरने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से ताला तारण ने भी आर्गूमेंट दिया कि भाई सारी दुनिया जो है वो तंग आ गई थी इस जंग से, इसके ख़त्म होने के ऊपर कैफियत जश्न में है, और आप चले हैं इसके ऊपर एहतजाज करने के लिए। सरदार यूसुफ ने भी कहा कि खुशी का इजहार करें क्योंकि मज़ीद खूरेजी रुक गई है। और दूसरा ये कि अगर आपने फ़लस्तीन लोगों के लिए बात करनी है, आप जुमे के खुतबे में उनके लिए दुआएं करें, जो मरहूम है उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं करें। और दूसरी बात यह कि एहतजाज करने के सिविल तरीके होते हैं, सिविलाइज तरीके होते हैं। बिल्कुल, रैली और एहतजाज में फर्क होता है। अब आ जाए जी एक्शन की तरफ। जी, पहली बात तो यह कि जी पंजाब हुकूमत ने इनिशिएट कर दिया है कि जी इस पार्टी को अब बैन करें। बहुत खौफनाक बात है ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में, और पिछले से पिछला इलेक्शन, ये 2014 का इलेक्शन देखें, आप 2018 का इलेक्शन देखें, इनके लोगों को वोट भी पड़े थे जी। लेकिन ये वो रास्ता इख्तियार करने की बजाय इनका ख्याल था कि मुसल्ला हम जद्दोजहद करेंगे तो फिर ठीक होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये, इनकी तमाम जायदादें जो हैं और असासे जो हैं वो महकमा औकाफ को दे दिए गए। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर, बैनर और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी है जी। नफरत फैलाने वाली इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इनको इजाज़त नहीं दी गई है। ये तो हो गया एक सेट ऑफ एक्शन। आगे आए, बहुत लंबी तफसील मैं बताना चाह रहा था। इस्लामाबाद में टीएलपी के दफातर, मसाजिद और मदारस सील कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान मरकजी दफ्तर टीएलपी, रोलर एरिया, मरी रोड, उठाल चौक सील कर दिया गया है।
مدینہ ٹاؤن سملی ڈیم بھارا کہو میں واقع LTLP کے دفتر سیل ہو گئے ہیں. جی. مرکزی جامع مسجد اور مدرسہ انوار المدینہ نئی آبادی بھارا کہو اور مرکزی جامع مسجد محلہ ٹھیکری نئی آبادی بھارا کہو سیل کر دی گئی ہے. UC لیول دفتر TLP شاہپور سملی ڈیم روڈ بھارا کہو بھی سیل کر دیا گیا ہے. جی. مسجد ممتاز قادری گاؤں اٹھال سملی ڈیم روڈ بھارا کہو اور جامع مسجد 17 میل مری روڈ بھارا کہو سیل کر دی گئی ہے. جی. UC 14 دفتر TLP مدرسہ و مسجد TLP واقع سیری چوک فل گراں سیل کر دی گئی ہے. جی. بخاری صاحب بہت ابھی تو بے پناہ ایکشن ہے. آپ مجھے بتائیے کیا ملا ان کو؟ جی بالکل. اگر یہ انسانوں کی طرح سے احتجاج کرتے, جی. کوئی جلسہ کر لیتے, پرامن ہو کے جاتے, کوئی نہیں روکتا تھا ان کو. بخاری صاحب اگر اس سیاسی جماعت کو بین کر دیا جاتا ہے تو آلریڈی ایک پروپیگنڈا کرنٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ چل رہا ہے کہ اپوزیشن کو کرش کیا جاتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو زیادہ تقویت مل جائے گی؟ دیکھیے یہ اپوزیشن نہیں ہے, یہ مین سٹریم اپوزیشن نہیں ہے. یہ مذہبی جماعت کے لبادے میں انہوں نے جو شکل اختیار کی ہے وہ میں نے شروع میں بیان کر دی نا آپ سے کہ آپ مین سٹریم پولیٹکس کا حصہ بنے اگر تو پھر سیولائز طریقے کے احتجاج کریں. یہ آپ جو مارا ماری آپ نے پہلی دفعہ نہیں کی ہے. لے جائے میں آپ کو لے چلتا ہوں پہلے فیض آباد دھرنے کی طرف, یاد ہے اس وقت بانی نے کیا کہا تھا؟ یہ ٹیررسٹ ہیں. آج کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے جمعے کو. یا اللہ یار, یو ٹرن کی بھی کوئی حدود مقرر ہیں یار. یہ تو یو ٹرن کیا ہے, یہ تو او ٹرن ہے, گھومے جاؤ اس کے اندر عجیب ہو گئی. بخاری صاحب آپ نے بھی بات کی کہ 2017 سے تقریباً آنورڈ ان کا یہی وتیرہ رہا ہے, اسی طرح سے یہ لوگ کرتے آئے ہیں. لیکن بخاری صاحب جب بھی اس طرح کے پرتشدد احتجاج ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ لیٹر آن معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, لیکن ان جوانوں کا کیا قصور ہے کہ جو فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لا انفورسز کے ساتھ. وہ اگر بات نہ مانے حکومت کی تو نوکری سے گئے, جی, اگر مان لے تو جانوں سے گئے یا اپاہج ہو گئے. پوری دنیا کی سیولائز سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ لا انفورسز کے ہاتھ بھی نہیں لگاتا کوئی. جی. آپ یہ دیکھیں یہ کیا تھے, یہ تو 2000 لوگ بھی نہیں تھے. 10 لاکھ لوگوں کا جلوس نکلا آسٹریلیا میں, 5 لاکھ 2 لاکھ کے نکلے میرا خیال ہے کوئی 20 شہروں میں, ایک پتہ نہیں توڑا کسی نے. جی بالکل ٹھیک Why can't we do that? بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کو بھی 9 مئی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور اسی طرح سے کیسز کا فیصلہ ہوگا اتنی ہی سپیڈ سے؟ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے, جس برق رفتاری سے یہ ایکشن ہوا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ اب خیر گزرے گی. انہوں نے کہا ہے نا, چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ویڈیوز سے CCTV فوٹیج سے لوگوں کو پہچان کے ان کو گھروں سے نکال کے لائیں گے جنہوں نے پرتشدد کاروائیاں کی ہیں. میرے خیال سے اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کا لائسنس جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری صورتحال میں مدارس کو ریگولیٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے یہ کوششیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں, کبھی اس کے آڑے کوئی آ جاتا ہے, کبھی اس کے آڑے کوئی آ جاتا ہے, کبھی وفاق المدارس اس کے آڑے آ جاتی ہے, کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی آ جاتی ہے. ان کو ریگولیٹ کرانے میں کوئی خرابی نہیں ہے. جی. مطلب ہے دیکھیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان مدارس میں کیا ہو رہا ہے. ان مدارس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس آپ دیکھیے, وہ کہتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہے یہاں لوگوں کی, چھوٹی عمر کے بچوں کو پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کو جنگجو بنایا جاتا ہے. اگر اس سے روکنے کا کوئی عمل یعنی لایا جا رہا ہے وجود میں تو خدا کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں. یہ آپ کے بھی حق میں ہے, کیونکہ یہی لوگ جو ہیں جب جنگجو بن جاتے ہیں پھر یہ کسی کے اختیار میں نہیں رہتے. داعش اس کی مثال ہے, القاعدہ اس کی مثال ہے, میں اور کتنی مثالیں دوں آپ کو. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گزشتہ چند دنوں سے جو دنگے فساد لاہور کے اندر ہو رہے تھے اس کے اندر کیا کہانی تھی وہ بخاری صاحب سے ہم نے جانی, بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر سیاسی صورتحال پر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. سلیم بخاری شو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بخاری صاحب سہیل افریدی صاحب یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ان کو بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. سلمان اکرم راجہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کورٹ کے فیصلوں کے باوجود جو ہیں وہ ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاتی. بخاری صاحب کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بانی سے ملنے دیا جا رہا؟ دیکھیے پہلے جب چیف منسٹر تھے گنڈا پور, ان کی ملاقاتوں کی نوعیت اور تھی اور وہ اور کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ پر اکثر نہیں ملنے دیا جاتا تھا. لیکن یہ نئے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, میں انڈورس کروں گا وہ کہ ان کی ملاقات بانی PTI سے کرانی چاہیے. جب آپ نے یہ پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں تو چیف منسٹر سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس ملاقات کو ڈیلے کرایا جائے. پہلی بات. آگے چلتے ہیں جناب.
اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے تمام تر یعنی مخاصمت کہہ لیجئے یا ڈفرینسز کہہ لیجئے، اس کے باوجود ان کو مبارکباد دی ہے الیکٹ ہونے پر. جی آپ نے دیکھا یہ ایک اچھی روایت قائم کی ہے انہوں نے، اور اچھی روایتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی رہنی چاہیے. جی جس بات پر مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بہت پرانے بانی پی ٹی آئی کے شہدائی نہیں ہیں. تازہ یہ محبت. بہت ریسنٹ کنورژن ہے. انہوں نے کہا کہ پورے عدالتی نظام کو ڈرم بجا کر ناچ کروایا جا رہا ہے. جی سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کی تفنن تباہ، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں عرض کروں کہ گروپ ڈانس ہوا تھا آپ کے وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کے دور میں، جب 4 چیف جسٹسز جو تھے سکسیسیولی وہ آپ کی سہولت کاری کرتے تھے، آپ کے پارٹی کے بندوں کے طور پر ایکٹ کرتے تھے، چاہے وہ کھوسوی عدالتیں تھیں، چاہے وہ بندیالی عدالتیں تھیں، چاہے وہ ساکبی عدالتیں تھیں، چاہے وہ کھوسوی عدالتیں تھیں یا گلزاری عدالتیں تھیں. ڈانس اس وقت ہوتے تھے، اب نہیں ہو رہے ڈانس. آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈانس ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی سہولت کاری اس طرح کی نہیں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ملاقات نہیں کرانے دیتے نہ وکیلوں کی نہ وہ. جھوٹ ہے یہ، بالکل یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ درجنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، فیملی کی بھی، وکلاء کی بھی، پارٹی کے لوگوں کی بھی، چیف منسٹر کی بھی. تو یہ جو خواہش ہے نا ان کی کہ اڈیالہ جیل کو ثوابی جلسہ گاہ بنا دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. نہ یہ جیل مینول میں اس کی پروویژن ہے، اور نہ ہی کسی کرمنل قیدی کے لیے یہ ساری فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کی جانی چاہیے. کسی اور قیدی کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جی کیسا وہ یہ بھی بات کریں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، تو پھر بخاری صاحب وہ آپریشن کے اگینسٹ کیوں ہیں، پھر افغان مہاجرین کے انخلاء کے اگینسٹ کیوں ہے کے پی گورنمنٹ، اور پھر یہ دیکھیے یہ وہ سارے سوال ہیں جو ان سے پوچھے جانے چاہیے، لیکن چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم پروگرام کی وساطت سے ان سے پوچھ سکتے ہیں. ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے کہ جنگ پر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن انتہائی تشویشناک صورتحال ہے بقول ان کے. پہلی بات تو یہ کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں. آپ پر الزام ہے کہ آپ کے دل میں بہت درد ہے افغان حکومت کا اور وہاں پر جو تنظیمات ہیں ان کے لیے. جنگ پر آپ بات نہ، آپ نے کہا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے آپ نہ ہی کریں کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے کچھ کہنا. وہاں آپ نے کوئی الٹی سیدھی بات کری تو بانی نے کھا جانا ہے آپ کو پاڑ کے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کے سوا کوئی شخصیت نہیں جس کو تمام فریقین جو ہیں ان کا اعتماد حاصل نہ ہو. میری درخواست ہے راجہ صاحب پاؤں جوڑ لیا کریں جب آپ اتنی بڑی بڑی بڑے مارتے ہیں نا. اس لیے کہ آپ نے اتحاد کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ، گرینڈ اپوزیشن بنائی تھی، کہاں ہے وہ؟ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 26ویں ترمیم پہ اتحاد کیا تھا، کہاں ہے وہ؟ جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو، پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.